हमारा आज का लेक्चर होगा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने दो एप्लीकेशंस पढ़े थे, व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक एंड सेकंड ऑन अ इंक्लाइंड बैंक रोड। तो हमारा थर्ड जो एप्लीकेशन होगा दैट इज द वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ, अब ये क्या है भाई? तो इसे हम कहते हैं मौत का कुआं। ठीक है यार, फिजिक्स पढ़ना भी मौत के कुएं से कुछ कम नहीं है। यानी कि कुआं जितना डीप होता है उसके अंदर, उसी तरह से फिजिक्स में भी नॉलेज हमें बहुत डीप में लेना है। तो देखो अब हम पढ़ने वाले दैट इज द वेल ऑफ डेथ, जिसे हम कहते हैं मौत का कुआं। तो बहुत सी बार जब भी मेला लगता है तो उस मेले में ये जो एक्टिविटी रहता है, ये जो एंटरटेनमेंट का जो भाग है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। बहुत से जो राइडर्स होते हैं वो उस कुएं के अंदर, जो कुआं हम बनाते हैं उस कुएं के अंदर वो अपना जो व्हीकल होता है वो व्हीकल सर्कुलर रोटेशन में लेके आते हैं। और बहुत मज़ा आता है जब हम इसे देखते हैं कि वो एक डेंजरस एक्टिविटी है, हर कोई इसे परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या फिजिक्स है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो हम देखेंगे वेल ऑफ डेथ, यानी कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। देखो ये हो गया हमारा मौत का कुआं, समझो ये इस तरह से कुआं हो गया। अब यहाँ पे दिस इज अ सिलेंडर, बेसिकली देखा जाए तो आपको ये सिलेंडर दिखाई देगा विच इज सर्कुलर इन शेप। तो ये सर्कुलर इन शेप है, यानी कि इसका रिलेशन सर्कल के साथ है। अब इसके अंदर जो भी पर्सन होता है वो व्हीकल चलाता है। इसके अंदर जो भी पर्सन होता है वो क्या करता है, तो वो व्हीकल चलाता है। एंड फॉर ड्राइविंग व्हीकल इसका स्पीड वो हमेशा बहुत लो नहीं रखता, वो हमेशा हाई स्पीड के ऊपर ही इसको मेंटेन रखता है। तो समझो हमने एक मौत का कुआं कंसीडर किया जिसका कुछ रेडियस हो सकता है, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेल जो है जिसे कुआं कहते हैं उसका रेडियस आर, और इसके अंदर जो व्हीकल होगा समझो उसका पोजीशन यहाँ पे, जो भी पर्सन होगा उसका पोजीशन यहाँ पे अलोंग विद दैट व्हीकल। तो समझो यहाँ पे अगर वो पर्सन स्टिक है तो इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा, इसका वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg। तो अब ये सर्कुलर मोशन प्रीफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए विच इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स डायरेक्ट होता है हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन अब इस केस में ये वाला सेंटर जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, यानी कि इसी सेंटर को आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर ये इस पॉइंट पे रिवॉल्व हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पे सर्कल बन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये सर्कल हो जाएगा कंप्लीट इस पॉइंट के ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स mg एंड यहाँ पे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ही होने वाला है। तो अब देखो अगर यहाँ पे कोई डाउनवर्ड फोर्स होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स चाहिए। तो इस केस में अगर इसका वेलोसिटी कुछ कम होता है तो ये चांस ऐसा भी है कि इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके वजह से ये व्हीकल नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। यानी कि देयर मस्ट बी अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में एक ऐसा फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। वो फोर्स इस तरह से है कि वो फोर्स इस mg को बैलेंस कर रहा है, यानी कि ये जो पर्सन यहाँ पे इस पर्सन को वो डाउनवर्ड नहीं जाने दे रहा। इन दिस केस दिस फोर्स होल्डिंग दैट पर्सन, इस केस में अगर ये फोर्स होल्ड कर रहा है यानी कि उस पर्सन को वो स्लीप नहीं होने दे रहा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये पर्सन नीचे आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, लेकिन ये उसको नीचे नहीं आने दे रहा, इसका मतलब Fs इज इक्वल टू क्या होने वाला है, mg। अब देखो फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगने वाला है, दैट इज द हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब इस कंडीशन में Fs इज इक्वल टू mg, सॉरी अब ये तो सेंट्रीपेटल हो गया, लेकिन ये सेंट्रीपेटल फोर्स किस फॉर्म में है, तो हमें पता है कि जहाँ पे भी किसी भी बॉडी का कांटेक्ट आता है तो वहाँ पे 90 डिग्री में रिएक्शन लगता है, वहाँ पे 90 डिग्री में रिएक्शन लगेगा, इसलिए रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज
मेकिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यही रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स को बना रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे बहुत सा पूरा जो बेसिक है वो बेसिक हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन निकालना है कि इसके अंदर जो व्हीकल रिवॉल्व होता है उसका वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर उससे कम वेलोसिटी हो जाएगा तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो है वो राइडर वहाँ पे प्रीफर नहीं कर सकता। तो इस केस में अब देखो एफ एस यानी कि स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम जी, क्योंकि अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अब देखो स्टैटिक फोर्स जो था उसका फॉर्मूला हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी। तो ये बेसिक फोर्स हो गया, ठीक है। तो यहां से हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है रिएक्शन कितना है तो रिएक्शन होगा एम जी डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहां से हमें रिएक्शन जो था उस रिएक्शन का वैल्यू मिला। अब सेकंड वाला स्टेप क्या होगा, इन सेकंड स्टेप वी आर डीलिंग विद द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सा है, तो डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन हम लिख भी सकते हैं, रिएक्शन प्रोड्यूसेस सेंट्रीपेटल फोर्स। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एन रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेकिन हमें तो पता है रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, एम जी डिवाइडेड बाय म्यू। तो दोनों इक्वेशंस का, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, एम जी डिवाइडेड बाय म्यू, तो इस साइड से एम एम गेट कैंसल, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि v इज इक्वल्स टू मिलने वाला है आपको अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। तो उसको जो वेलोसिटी मेंटेन करना होगा वहां पे सर्कुलर ट्रैक करने के लिए, तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी रखता है तो वो सर्कुलर रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन इससे अगर कम वेलोसिटी वो रखेगा, जो भी राइडर है वो राइडर अगर इससे कम वेलोसिटी मेंटेन करेगा तो वो वहां पे चक्कर नहीं लगा सकता। यानी कि फॉर मेंटेनिंग अ सर्कुलर मोशन उसको एक वेलोसिटी होल्ड करना पड़ेगा, एंड दैट वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। तो इस तरीके से हम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उनके एप्लीकेशंस को डिराइव करते हैं, यानी कि कितना वेलोसिटी चाहिए तो दैट इज द अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये था हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन। बहुत सी बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते। आपको अगर लगता है कि ये डायग्राम साइड में बनाने का रिएक्शन, तो आप यहाँ से इस तरह से रिएक्शन बना सकते हो, इट इज डाउनवर्ड, ये हो गया हमारा रिएक्शन, एंड दिस इज अपवर्ड फोर्स दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफएस। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी इस तरह से भी लिख दूं कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल तो भी चलेगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे दिस रिएक्शन इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल तो भी चलेगा, क्योंकि दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप लिख दोगे तो एन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर वही होता है। इसलिए आप अगर इस तरह से भी कहते हो कि ये रिएक्शन ही सेंट्रीपेटल फोर्स है तो भी चलेगा, या तो फिर ये रिएक्शन कौन बैलेंस कर रहा है तो इट इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल, दोनों में से कोई भी आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो फाइनल फॉर्मूला वो अच्छे से याद रखो, क्योंकि कल तक हमने जो फॉर्मूला निकाला था रूट्स के लिए तो वो था अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या आ गया, v इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द वेल ऑफ डेथ। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होगा वो होगा कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आपको पेंडुलम पता नहीं तो हम वो भी देखेंगे कि पेंडुलम क्या होता है और इसके कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पेंडुलम क्या होता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम एक रिजिड पॉइंट से फिक्स कर देंगे, एंड स्ट्रिंग का जो सेकंड एंड होगा उस एंड को अगर कुछ पर्टिकुलर हम मास अटैच कर देते हैं, वी आर अटैचिंग अ मास टू द फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग while the other end is fixed to the rigid support। तो इस केस में ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहने वाले, पेंडुलम। तो पेंडुलम इज कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग having one end fixed to the rigid support while at the other end there is a
मास, दैट इज अ पॉइंट मास, इसे कहते हैं हम बेसिकली पॉइंट मास, जो छोटा मास होता है तो इसे पॉइंट मास, ये होगा हमारा स्ट्रिंग और ये हो जाएगा रिजिड सपोर्ट। तो रिजिड एंड भी लिख सकते हो या तो फिर इसको रिजिड सपोर्ट लिख दो। तो ये हो गया बेसिक। अब देखो ये हो गया बेसिक पेंडुलम क्या होता है। अब पेंडुलम के दो टाइप्स होंगे, अगर हम बात करेंगे तो पेंडुलम के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल पेंडुलम, सेकंड इज कोनिकल पेंडुलम। अगर हम बात करेंगे पेंडुलम की तो पेंडुलम के दो टाइप्स, फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज कोनिकल। तो यहाँ पे हमने जो पेंडुलम बनाया इसको अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और ऐसे करते करते ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ तक समझो, यहाँ तक वो आता है। तो ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा। तो इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, इस मोशन को कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन ये जो सिस्टम हुआ इस सिस्टम को कहते हैं हम सिंपल पेंडुलम। ये जो सिस्टम था जिसमें पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है तो उस केस में उस पेंडुलम को क्या कहने वाले हम, सिंपल पेंडुलम। अब आते हैं सेकंड कोनिकल पेंडुलम की तरफ। तो अब यहाँ पे हम कोनिकल पेंडुलम का भी डायग्राम बनाएंगे। आपको अगर किसी को ड्रॉ करना है तो बेसिकली ये सिंपल पेंडुलम होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ने वाले। तो अब हम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम, उसका डेफिनेशन और उसमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन सा क्वांटिटी कैलकुलेट करना है वो भी हम निकाल लेंगे। समझो कि ये हमारा रिजिड सपोर्ट हो गया एंड यहाँ पे हम एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करने वाले, बिकॉज वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। तो ये सर्कल बनना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये बेसिक पॉइंट रेडियस सॉरी बेसिक एक्सिस और ये वाला भी एक्सिस। तो इस तरह से हम सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये था हमारा इमेजिनरी एक्सिस, एक्चुअली ये स्ट्रिंग और समझो कि हमारा बॉब यानी कि जो पार्टिकल था पॉइंट मास, वो पॉइंट मास यहाँ पे हुए एंड वी आर रिवॉल्विंग दिस पॉइंट मास इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ये इस तरह से रिवॉल्व होगा तो इस केस में सर्कुलर मोशन जो है तो ये पार्टिकल यानी कि ये मास जो था पॉइंट मास सर्कुलर मोशन करने वाला है। उसी टाइम जो स्ट्रिंग होगा ये स्ट्रिंग क्या करने वाला है, ये इस तरह से इंक्लाइन होगा एंड दिस इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे इस तरह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके नीचे के एंड में क्या फॉर्म होने वाला है, सर्कल, एंड दिस इज मूविंग अलोंग द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये किसके ऊपर घूमने वाली है, तो यहाँ पे जो कोन फॉर्म होगा, इमेजिनरी कोन, यहाँ पे एक कोन फॉर्म होगा तो इस कोन के ऊपर वो रिवॉल्व होने वाली है। यानी कि आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको अगर आप उल्टा रख दोगे इन्वर्टेड एंड उसको ऐसे रस्सी लगा के ऐसे घुमाओगे तो नीचे क्या बनने वाला है, तो नीचे बनने वाला है सर्कल, यानी कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन आ गया। तो ये होता है कोनिकल पेंडुलम। अगर समझ में, हमने सिंपल देखा, ये वाला था कोनिकल पेंडुलम। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब देखो यहाँ से हम यहाँ बनाएंगे इसका रेडियस, तो ये होगा रेडियस और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका जो लेंथ होगा वो हम कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग का लेंथ हमने यल कंसीडर किया। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ने एक्सिस के साथ सेंटर के साथ जो एंगल बनाया दैट एंगल वाज थीटा, ठीक है, उस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज द लेंथ ऑफ सर्कल। अगर बेसिक रिलेशन आप यहाँ पे देखोगे तो हमें एक एक क्वांटिटी डिराइव करते जाएंगे। अगर मैंने आपको कहा साइन थीटा क्या होगा इस केस में, तो आप बेसिकली साइन थीटा को लिख दोगे अपोजिट साइड, दैट इज द रेडियस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज यल। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू हो जाएगा यल साइन थीटा, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा यल साइन थीटा, क्योंकि आपने कितना एंगल लिया वो आपको पता होता है। ये रेडियस तो आपको पता नहीं होती क्योंकि वहां पे सर्कल बनता है। तो रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा यल साइन थीटा। तो ये बेसिक वैल्यू हो गई। अब हमारे पास जो पार्टिकल था, जो भी मास था, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, दैट इज mg। m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये
किसी भी स्ट्रिंग को अटैच करेंगे तो इस स्ट्रिंग में खिंचाव प्रोड्यूस होगा, दैट इज ये रस्सी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच होने के बाद इसके अंदर डेवलप हो जाएगा टेंशन, इसके अंदर क्या डेवलप होने वाला है, टेंशन, तो यहाँ पे लिख देंगे टेंशन। तो अब देखो हमारे पास दो फोर्सेस प्रोड्यूस हुए, वन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अदर इज इंक्लाइन। तो मैं इसी सिस्टम को साइड में बनाता हूं, वो आसानी से आप समझ पाओगे, ठीक है। ये था हमारा डाउनवर्ड mg एंड दिस इज टेंशन T। अब मुझे बताओ इस mg को बैलेंस कौन करने वाला है, ये जो mg था, mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक इस तरह से डॉटेड लाइन बना दूंगा तो मुझे ये एंगल बता सकते हो कितना आता है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, यानी कि दिस एंगल इज थीटा। अब आ गए हम वही ट्रैक पे आ गए जो पहले वाले, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कौन होता है, उसके साथ होता है कॉस, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, और इस साइड में फिर कौन चला जाएगा, टी साइन थीटा, तो ये टी साइन थीटा इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में बताऊंगा तो डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाई देगा टी साइन थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टी साइन थीटा, यानी कि टी साइन थीटा ये सेंटर की तरफ जा रहा है, बराबर है। टी साइन थीटा किसके तरफ जा रहा है, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यही क्या हो गया सेंट्रीपेटल, जो भी सेंटर की तरफ जाता है वही क्या होता है, सेंट्रीपेटल होता है। when there is a circular motion, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो उस सर्कल की तरफ जाने वाला जो फोर्स होगा वही क्या होने वाला है, वही होने वाला है सेंट्रीपेटल, ठीक है, याद आ गया। तो अब देखो यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, ये सेंटर की तरफ, यानी कि पूरे फोर्सेस आपको पता है, यानी कि पूरी फोर्स सिस्टम आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन टी साइन थीटा सेंटर की तरफ जाने वाला, यानी कि ये क्या हुआ है सेंट्रीपेटल, तो सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला इक्वेशन देखो, अपवर्ड इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड कौन जा रहा था, टी कॉस थीटा मूविंग अपवर्ड इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड कौन था, एम जी। तो ये दो इक्वेशंस हो गए फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो हम क्या करने वाले, वी आर राइटिंग हियर डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो जो पहले वाला इक्वेशन था यानी कि टी साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे सेकंड वाला इक्वेशन टी कॉस थीटा, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहाँ पे एम गेट कैंसिल, टी गेट कैंसिल, तो इज इक्वल्स टू बनने वाला है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी, यानी कि फाइनल स्टेप क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी। अब देखो ये स्टेप हम यहाँ से फिर से एक बार लिख देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो हम इसे tan थीटा भी लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस tan सबको पता है, उसे tan लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम tan थीटा नहीं लिखेंगे। तो देखो इतनी जो भागम भाग कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है इस केस में, कोनिकल पेंडुलम में हमें कैलकुलेट करना होता है ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सेकंड पूछा जाता है टाइम पीरियड, ये दो क्वांटिटीज का हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है। कोनिकल पेंडुलम में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको पूछा जाता है या तो एंगुलर वेलोसिटी या तो टाइम पीरियड, या तो फिर इन बहुत कम बार पूछा जा सकता है उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो अब देखेंगे हमें फॉर्म ऑब्टेन करना है ओमेगा, वेलोसिटी तो आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो इसको चल के आगे क्या लिख देंगे आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी, यहाँ से फिर आर एंड आर स्क्वेयर गेट कैंसिल, तो क्या बचने वाला है आर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी, आर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। अब देखो वहां पे आर है एंड यहाँ पे भी हमने आर निकाला था, फर्स्ट स्टार्टिंग में निकाला था, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से देखो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू आर का वैल्यू रख देंगे एल साइन थीटा, आर का वैल्यू एल साइन थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी,
हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा गेट कैंसल। अब ये जी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से लिखना चालू करेंगे, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है इक्वेशन, जी शिफ्ट हो गया डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो हम ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो ये था बेसिक कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। बेसिकली जी आपको पता होता है, आपको सिर्फ लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का, जिसे आप इजीली मेजर कर सकते हो, एन कॉस थीटा। सेंटर से लेके उस स्ट्रिंग ने जितना भी एंगल बनाया वो एंगल आप रख दोगे, तो ये होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू, कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर इतना हो सकता है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड के लिए देखो बेसिक बहुत आसान है, यहाँ तक आ गया तो टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हो। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। t इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो देखो यहाँ पे t इज इक्वल्स 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो इसको अगर हम रीअरेंज करके लिख देंगे तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड टी फॉर अ कोनिकल पेंडुलम। तो ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम भी निकल लिया, पीरियोडिक टाइम एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों वैल्यूज निकल दिया। अब रहा फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेते हो तो क्या मिलने वाला है, फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि ये 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा, 1/t लिख दोगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये था इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। यानी कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ एंड थीटा। अगर ये थीटा समझिए थीटा कम हो जाए तो हम इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और कम हो जाएगा तो इस तरफ, और बहुत छोटा एंगल अगर ये बनाता है इस तरह से, तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब ये एंगल छोटा हो जाएगा तो वो भी कैसे देंगे, इफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 बिकम्स 1। तो उस केस में cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, कॉस थीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये एक नया इक्वेशन आया, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है, तो ये भी फॉर्मूला पेंडुलम का ही है। लेकिन वो पेंडुलम कौन सा होगा, सिंपल पेंडुलम। हमने 2 पेंडुलम देखे थे, उसमें से एक का पूरा डेरिवेशन हमने निकाल लिया, दूसरा जो बचा था वो था सिंपल। तो ये था सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन। अगर हम इस थीटा को स्मॉल कर देंगे तो इस तरह से ये मूव करना चालू कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पेंडुलम में। और सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो इस तरह से हमने ओमेगा टाइम पीरियड टी यहाँ पे निकाल लिया। आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो इन दोनों में से एक आ सकता है अगर पूछा जाए स्टेट बोर्ड के लिए। लेकिन जब आप नीट जेईई के लिए जा सकते हो तो आपको इसमें से कोई भी टर्म्स पूछा जा सकता है, ओमेगा पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछा जा सकता है, या तो फिर लेंथ पूछा जा सकता है। तो बेसिकली टाइम पीरियड निकालने के लिए कोनिकल पेंडुलम हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे वाले एप्लीकेशंस।